Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with Himanshi Rishi. So in today's video we will be discussing about the most expected questions on John Milton. जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा बिकॉज़ एंड में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं मिल्टन के ऊपर या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें पता होना ही चाहिए किसी भी राइटर के बारे में जिसको हम पढ़ रहे हैं, एंड द क्वेश्चन इज व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन कब बॉर्न हुए थे? 1608, 1516, 1564 या फिर 1770? द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, 1608। जॉन मिल्टन बॉर्न हुए थे 1608 में। 1564 में कौन हुआ था बॉर्न? इट वॉज विलियम शेक्सपियर। एंड 1770 में वर्ड्सवर्थ की ये बर्थ डेट है। सो हमें तीनों की डेट्स बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, बट अभी हम मिल्टन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें वो अच्छे से ध्यान में रखना है। ही वॉज बॉर्न इन 1608। अब हम जॉन मिल्टन के कुछ लाइफ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमें ये राइटर गिवन है जॉन मिल्टन या फिर कोई भी राइटर, तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उनकी बर्थ डेट क्या है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया 1608। Precisely, he was born on 9th December in 1608. Next है place of birth. Place of birth मतलब वो कौन सी जगह में बॉर्न हुए थे, हमें जगह बतानी है। So he was born in ब्रेड स्ट्रीट, लंदन। वो लंदन में ब्रेड स्ट्रीट में बॉर्न हुए थे। अब हमें लगता है कि हमें किसी की बर्थ प्लेस क्यों याद रखनी है, बट लेट मी टेल यू, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड शेक्सपियर की बर्थ प्लेस के ऊपर भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो हम इन तीनों के ही बर्थ प्लेस अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट डेथ, उनकी डेथ कब हुई थी? ही डाइड ऑन 8th November 1674। सो हमें ये भी बहुत अच्छे से याद रखनी है डेट। आप पूरी डेट चाहे मत याद करिए कि 9th December या फिर 8th November, हमें ईयर ज़रूर याद रखना है। बर्थ डेट का ईयर क्या है? 1608 एंड डेथ का 1674। ही इज़ ऑल्सो नोन एज लेडी ऑफ क्राइस्ट। जी हाँ, जो जॉन मिल्टन है उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज हेयर और उनका जो शेप का कट था। तो वो ऐसा माना जाता है कि उनके कॉलेज में जो लोग थे उन्हें लगता है कि उनकी जो शक्ल है वो क्राइस्ट से मिलती है, तो इसलिए उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट भी माना जाता था। Then he lost his eyesight at the age of 44 in 1952। जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमें बहुत ध्यान से याद रखना है कि उनकी आईसाइट उन्होंने कब खोई? जब वो 44 ईयर्स के थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस एज में खोई, तो आंसर विल बी 44। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ईयर में खोई, तो कौन से ईयर में उनकी आईसाइट चली गई थी? इट वॉज इन 1952। तो हमें एज भी और ईयर भी इधर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ मिल्टन इज़ एन एड्रेस टू पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। कौन सा ऐसा मिल्टन का वर्क है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है? ए ऑप्शन कॉमर्स, बी लिसीरियस, सी एरोपजेटिका या फिर डी द डिफेंसियो। The correct option is the C part, Aeropagitica, which is a prose work. ये एक प्रोज वर्क है। इसका थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसकी थीम है, तब भी उसका आंसर एरोपजेटिका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मास्क रिटन बाय मिल्टन। एक ऐसा वर्क है मिल्टन का जो कि एक मास्क फॉर्म में है, हमें उसका नाम बताना है। ए पार्ट, ए ऑप्शन लिसीरियस, बी कॉमर्स, सी एरोपजेटिका या फिर डी सैमसन एगनेस्टिस। पहले तो हम समझेंगे कि मास्क होता क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थिएटर एंटरटेनमेंट
मतलब है कि ये ड्रामेटिक थिएटर एंटरटेनमेंट है जिसके अंदर एक्टर्स है, वो गा रहे हैं, पोइट्री भी है, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं. सो इट इज़ नोन एज मास्क थिएटर एंटरटेनमेंट विच इंक्लूड्स एक्टर्स, परफॉर्मेंस, सिंगिंग, डांस, एवरीथिंग होता है इसके अंदर मास्क में. तो कॉमस एक ऐसा वर्क है मिल्टन का जो कि एक मास्क फॉर्म में है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, कॉमस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? ए पार्ट 1667, बी ऑप्शन 1665, सी ऑप्शन 1680 या फिर डी ऑप्शन 1668. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द A part 1667. G, yes, Paradise Lost was published in 1667. Now we will see some facts about Paradise Lost because it's one of the most important works of John Milton. जी yes, ये John Milton का one of the most important work है और इसी से बहुत questions पूछे जाते हैं इस work से. So see, Paradise Lost, it was started in 1658. जॉन मिल्टन ने इसे कब लिखना स्टार्ट किया था? 1658 में. और ये बुक ख़त्म कब हुई थी लिखनी? इट वॉज फिनिश्ड इन 1665. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन 10 बुक्स. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुई थी. सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 और कितने नंबर ऑफ बुक्स में? 10 बुक्स में. पब्लिश्ड इन सेकेंड एडिशन. अब जो फर्स्ट एडिशन था, जो मेन बुक थी, वो 1667 में आई थी जो कि 10 बुक्स में थी. सेकेंड एडिशन कब आया था? 1674 जो कि 12 बुक्स में थी. देन थर्ड एडिशन कब आया था? 1678 में. सो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो ये है, फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुई थी और कितनी बुक्स में? 1667 और 10 बुक्स के अंदर. और जो हमें यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि उसका सेकेंड एडिशन कब आया. और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 12 बुक्स में पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई, तो उसकी क्या डेट है? 1674. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पैस्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग. कौन सी ऐसी पैस्टोरल एलिजी है जो कि मिल्टन ने लिखी है और किसकी डेथ पे लिखी है? एडवर्ड किंग की डेथ पे. सो the options are Adonis, Samson Agonistes, On His Blindness या फिर Lycidas. The correct answer is the D part, Lycidas, and it was published in 1637. ये एक एलिजी है, पैस्टोरल एलिजी, जो कि मिल्टन ने लिखी है अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर. और कब? 1637 में ये पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉलिटिकल ट्रैक्ट रिटन बाय मिल्टन इन सपोर्ट ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स. एक पॉलिटिकल ट्रैक्ट बताइए जो कि मिल्टन द्वारा लिखा गया है और उस ट्रैक्ट में उन्होंने जो किंग चार्ल्स को एग्जीक्यूट किया था उसके सपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है. तो हमें उस वर्क का नाम बताना है. ऑप्शंस आर एरोपजेटिका, द डिफेंसियो, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स या फिर सैमसन एगनिस्टिस. एंड द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स. ये इनका एक ऐसा पॉलिटिकल वर्क है या फिर आप कह लीजिए पॉलिटिकल ट्रैक्ट है जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था किंग चार्ल्स की डेथ को. हॉटॉन पीरियड ऑफ मिल्टन इज, हॉटॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है जिसके अंदर मिल्टन ने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं. तो हमें उसका ईयर बताना है, कब से लेके कब तक मिल्टन का हॉटॉन पीरियड है. 1629 to 1640, 1640 to 1663 या फिर 1660 to 1694 और is it 1666 to 1685? The correct option is the A part. 1629 to 1640 is known as the Houghton period of Milton. 3 periods of Milton. अब जो मिल्टन का करियर वाइज जो राइटिंग है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स. जैसे कि शेक्सपियर का भी हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि उनके भी जो राइटिंग पीरियड है वो भी अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड है. सिमिलरली मिल्टन के भी जो राइटिंग पीरियड है वो भी डिफरेंट ईयर्स में डिवाइडेड है और उन्हें एक नेम दिया गया है. सो अभी हम वही डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
So first in Houghton period which is from 1629 to 1640. अब इस पीरियड में उन्होंने इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं लाइक लिसिडियस और एल एल्गेरो, एल पेंसेरो. सो ये जो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स है वो इसी होटॉन पीरियड के हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल वर्क्स एंड प्रोज 1640 टू 1663. इस पीरियड में इन्होंने वर्क्स लिखे हैं लाइक पॉलिटिकल ट्रैक जो भी हमने डिस्कस किया है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स या फिर एरोपेजेटिका, वो इसी पीरियड में लिखा गया है. थर्ड इज ग्रेट वर्क्स. जो मिल्टन के ग्रेट वर्क्स है वो क्या है, वो कब पब्लिश हुए हैं, बिटवीन 1660 टू 1694 के पीरियड में उन्होंने ये वर्क्स लिखे हैं लाइक पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टिस. सो ये चीज़ें भी हमें तीनों पीरियड्स याद रखने हैं अच्छे से मिल्टन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. He wrote a brilliant poem of criticism and interpretation on Milton's Paradise Lost that was used as preface to the second edition. Next question. He wrote a brilliant poem of criticism and interpretation on Milton's Paradise Lost that was used as preface to the second edition. एक ऐसा वर्क है पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर जो किसी ने क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन किया है और वो इतना अच्छा है कि वो सेकेंड एडिशन है जो पैराडाइज लॉस्ट का, वो उसका एज अ प्रीफेस यूज़ किया गया है. तो हमें ये वर्क बताना है, ये जो पोएम है, पोएम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये किसका वर्क है, डॉक्टर जॉनसन का, मैथ्यू आर्नोल्ड का, वर्ड्सवर्थ का या फिर एंड्रयू मार्वल का. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, एंड्रयू मार्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. Who said these lines? बहुत important lines है. किसने बोली है ये lines? हमें बताना है इस question में. एर्नोल्ड ने, वर्ड्सवर्थ ने, मैकमिलन ने या फिर एंड्रयू मार्वल ने. The correct answer is the C part, मैकमिलन ने. और ये question पहले 2 बार पूछा जा चुका है TGT, UP TGT एग्जाम में. Who said Lycidas is the touchstone of poetic taste? किसने कहा है जो लिसिडस है वो एक टचस्टोन है पोएटिक टेस्ट का? टेनिसन ने, वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने या फिर बायरन ने. द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, टेनिसन का ये मानना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ऑफ मिल्टन वॉज. मिल्टन की कौन सी पहली पब्लिश्ड पोएम है, हमें उसका नाम बताना है. एल एल्गेरो, ऑन शेक्सपियर, लिसिडस या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस. द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, ऑन शेक्सपियर. एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1630. ये भी हमें डेट भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑन शेक्सपियर कब पब्लिश हुई है. सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1630. जी, इन लैटिन. एपिथेफियम डेमोनिस या फिर आप इसे बोल सकते हैं एपिथेफियम डेमोनिस फॉर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड. अब हमें उस चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम बताना है कि ये एलिजी किस फ्रेंड के ऊपर उन्होंने लिखी है. एडवर्ड किंग पे, थॉमस यंग पे, किंग चार्ल्स पे या फिर चार्ल्स डियोडटी पे या डियोडटी पे. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, चार्ल्स डियोडटी. एडवर्ड किंग पे उन्होंने पैस्टोरल एलिजी लिखी है, लेसिडियस. थॉमस यंग मिल्टन के ट्यूटर थे जिनसे मिल्टन पढ़े हैं. सी किंग चार्ल्स. किंग चार्ल्स कौन थे, जिनके सपोर्ट में, जिनकी डेथ के सपोर्ट में उन्होंने टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट लिखा था. एंड चार्ल्स डियोटी उनके बचपन के फ्रेंड थे जिनके ऊपर उन्होंने एक एलिजी लिखी जिसका नाम था एपिथेफियम डेमोनिस. तो हमें ये याद रखनी है चीज़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉल्स मिल्टन अ करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये किसका मानना है कि जो मिल्टन थे वो करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के थे? बायरन, कीट्स, टेनिसन या फिर शेली. ये लाइंस बोली है कीट्स ने फॉर मिल्टन. द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, कीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोएम ऑफ मिल्टन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस. कौन सा ऐसा वर्क है मिल्टन का जो कि क्या जिसका थीम है टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस. तो हमें उस वर्क का नाम बताना है. पैराडाइज लॉस्ट, लेसिडियस, सैमसन एगोनिस्टिस या फिर पैराडाइज रीगेन्ड. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, पैराडाइज डी रीगेन्ड. और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पहले भी ये एग्जाम्स में
काफ़ी एग्जाम्स में इस वर्क का थीम पूछा गया है, पैराडाइज रीगेंड का। पैराडाइज रीगेंड कब पब्लिश हुआ था? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1671 और ये पब्लिश हुआ था इन 4 बुक्स। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स डैश बुक्स। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो टोटल कितने नंबर ऑफ बुक्स में पब्लिश की गई है। सो हमें टोटल बताना है। पहले तो 10 बुक्स में हुई, बट टोटल कितनी है अब बुक्स में? पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी बुक्स है? इट इज़ पब्लिश्ड इन 12 नंबर ऑफ बुक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, 12 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय मिल्टन। कौन सी ऐसी पोएम है जो नीचे दी गई है जो कि मिल्टन द्वारा नहीं लिखी गई? और ये यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एल्गेरो, ट्रू लव या फिर एल पेंसेरोसो। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, ट्रू लव। इट इज़ अ सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर। और जो बाकी की पोएम्स है वो मिल्टन द्वारा लिखी गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है जो कि मिल्टन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एल एल्गेरोस कंपेनियन पीस कॉल्ड। एल एल्गेरो का जो कंपेनियन पीस है या फिर कहीं जगह आपको देखने को मिलेगा ट्विन पोएम, वो कौन सी है जो एल एल्गेरो के साथ कंपेनियन पीस जिसे माना जाता है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेसिडिस, एल पेंसेरोसो या फिर लामिया। द करेक्ट आंसर इज दी सी पार्ट, एल पेंसेरोसो। एल एल्गेरो का मतलब है हैप्पी मैन और एल पेंसेरोसो का मतलब है थॉटफुल या फिर पेंसिव मैन, मतलब कि जो कि खुश नहीं है। जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द हैप्पी मैन इज एल पेंसेरोसो। सो दिस इज वाई दे आर नोन एज कंपेनियन पीस या फिर ट्विन पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस ends with an expression of the poets, faith in God's ways, pessimism, resentment at the loss of talent या फिर questioning of the justice of God। मिल्टन का जो एक सोनेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो किस नोट पे ख़त्म होता है वो हमें बताना है। बेसिकली यहाँ पे थीम भी आप बोल सकते हैं, थीम भी पूछी गई है। सो कौन से नोट पे ख़त्म होता है या फिर क्या थीम है इस सोनेट का? द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, फेथ इन गॉड्स वेज। मतलब आप भगवान पर भरोसा करिए, जो करता है भगवान वो अच्छे के लिए ही करता है। भगवान ने सबके बारे में सब कुछ सोचा हुआ है। तो मिल्टन ने बेसिकली यहाँ पे अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर, जो कि उनकी नज़र चली गई थी, उसके ऊपर ये उन्होंने सोनेट लिखा है। बट उन्होंने कंप्लेन नहीं करी कि भगवान आपने मेरी आंखें क्यों छीन ली, मैं कैसे लिखूँगा। उन्होंने ये सब कंप्लेन नहीं करी, बट उन्होंने इस पोएम में लिखा है कि आपने जो ये करी है चीज़ मेरे साथ, ज़रूर कुछ सोच समझ के करी होगी। एंड आई हैव द फुल फेथ इन गॉड्स वेज, मतलब जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और उन्होंने लोगों को भी बोला है कि हमें भी इसी वे में ही अपनी सोच को बनाए रखना चाहिए भगवान के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स एरोपेजेटिका वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ डैश। ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB TGT 2021 मतलब लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इट इज़ अ फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन या फिर थॉट। द करेक्ट आंसर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कहीं जगह आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी देखने को मिल सकता है। सो एरोपेजेटिका का क्या थीम है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एक वर्क है, उसमें हेल और हेवन के बारे में बात हुई है, हमें पता ही है। तो जो वहाँ पे हेल है उसका गार्ड कौन है, कौन उसे गार्ड करता है, हमें उसका नाम बताना है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गैब्रियल है, डेथ है, मलॉक है या फिर सिन है। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, सिन। जो सिन है वो कौन थी? वो सेटन की बेटी थी। सेटन की बेटी को सिन कहा गया है इस पोएम में। और ये क्या थी? वो हेल को
गार्ड करती थी, हेल के गेट को वो गार्ड करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर फॉर एनी रीज़न आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल्सो सर्व हु नॉट ओनली स्टैंड एंड वेट occurs in which of the following poems। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, बार बार ये पूछी जाती है और ये लास्ट ईयर भी जैसे कि हम देख सकते हैं यूपी पीजीटी 2021 में पूछी जा चुकी है और आरपीएससी में तो ये बहुत बार पूछी जाती है ये लाइन, और इस पोएम से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एल्गेरो, ट्रू लव या फिर एल पेंसरोसो। द करेक्ट ऑप्शन इज दी ए पार्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये सोनेट है मिल्टन का जिसमें ये लाइन दी गई है। दे ऑल्सो सर्व हु नॉट ओनली स्टैंड एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। हमें कुछ वर्क्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ऐसा वर्क है जो कि मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया। ऑफ एडुकेशन, एरोपजेटिका, ट्रू लव या फिर एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं कि हमें बताना है कौन सा वर्क मिल्टन का नहीं है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें मिल्टन का हर एक वर्क का एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने इतना काम लिखा है हमें उसकी डेट भी याद रखनी है। हाँ, इम्पॉर्टेंट वर्क्स की डेट हमें ज़रूर याद होनी चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी उनके सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स विद इट्स पब्लिश डेट्स। बट अभी के लिए हमें मिल्टन के सभी ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट वर्क्स नहीं बट सारे ही वर्क्स के नाम हमें उनके पता होने चाहिए। सो लेट्स सी कि कौन सा ऐसा वर्क है मिल्टन द्वारा जो नहीं लिखा गया। ऑफ एडुकेशन, एरोपजेटिका, ट्रू लव या फिर एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। ये मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू द फीडबैक। अगर आपको ये अच्छी या फिर बुरी कुछ आपको दिखता है, कुछ स्कोप है फॉर ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।